स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेंगे कि रिएक्शंस की एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और किस टाइप की होती है, नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन ले ली यहाँ पे। रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। तो जो चेंज इन एंथैल्पी है रिएक्शन के लिए, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट है याद करने लायक, कि जो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उसमें जो है अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, एंथैल्पी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, तभी इसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना। तो मतलब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, मैं चेंज इन एंथैल्पी बता रही हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव, एंथैल्पी नहीं, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो रही है, अगर डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। उसको एनर्जी देनी पड़ रही है, रिएक्शन को हमें अप्लाई करनी पड़ रही है रिएक्टेंट्स पे, तब जाके जो है प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, एंथैल्पी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट से, ठीक है। कैसे, हम यहाँ पे कुछ ऐड करेंगे तब जाके प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी, एंथैल्पी हमने या हीट हमने ऐड की, तब जाके प्रोडक्ट बने, तो इसकी एंथैल्पी ज़्यादा होगी ना, हीट इसकी ज़्यादा होगी ना, इसलिए। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को। यहाँ पे देख लो, एक ग्राफ बनाया मैंने फेज ऑफ रिएक्शन और एनर्जी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे है रिएक्टेंट्स की एनर्जी, यहाँ पे है प्रोडक्ट्स की एनर्जी। पहले एनर्जी क्या थी, ज्यादा, और यहाँ पे आके एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना। एनर्जी कम हुई तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, उसमें से जो इसकी जितनी एनर्जी थी वो उसमें से निकल गई, इधर को बाहर निकल गई, तब जाके प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, ठीक है। तो मतलब रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, किससे, प्रोडक्ट से। तो वो कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक की बात कर लेते हैं हम, है ना। एंडोथर्मिक में सेम डायग्राम बनाया अगर, तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है, एनर्जी और हीट क्या है, कम है, किससे, प्रोडक्ट से। हम रिएक्टेंट्स में कुछ एनर्जी और हीट को अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके जो है प्रोडक्ट्स की एनर्जी, प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा है ना, एंथैल्पी ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो एचपी क्या है, ग्रेटर है एचआर से, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक, ये प्रूव करता है कि डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आता है, ठीक है। रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की एनर्जी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने वैसे केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं हम रिएक्शंस के बारे में, कि बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। अगर हमें एनर्जी गिवन करनी पड़ रही है तो हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जब एनर्जी रिलीज हो जाए, बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, है ना। तो जब बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तब जाके वो आपस में मिलेंगे, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हीट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते कैसे हैं, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन ले ली, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, एक्वस फॉर्म में है दोनों, और NaCl एक्वस में और H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने लगाया +30 किलो कैलोरी। प्लस का मतलब है अगर रिएक्शन में प्लस लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक, यहाँ से एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ये देख रहा है कि माइनस है तब एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लस किसकी साइड में है, प्रोडक्ट्स की साइड में है, तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, तो जो डेल्टा एच निकलेगा वो किस में निकलेगा,
माइनस में निकलेगा। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू -13 किलो कैलोरी। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी हुई, एक्सोथर्मिक। उसी तरह से एक और रिएक्शन ले लेते हैं। कार्बन सॉलिड के फॉर्म में है और वाटर क्या है, H2O क्या है, गैसियस फॉर्म में। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस में और H2 जो बना वो बना गैसियस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे अब लिखा -30 किलो कैलोरी। अब अगर माइनस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है ये एक्सोथर्मिक है। अब आप इसको -30 किलो कैलोरी को इधर ले आओ तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना रिएक्टेंट में। हम 30 किलो कैलोरी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एंथैल्पी, तब जाके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। प्रोडक्ट्स की साइड में अगर -30 किलो कैलोरी लिखा हो तो वो मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो इसका डेल्टा एच किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर प्रोडक्ट्स की साइड में प्लस में लिखी है एंथैल्पी तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक। और अगर प्रोडक्ट्स की साइड में माइनस में लिखी है एंथैल्पी तो वो एंडोथर्मिक है। अब कई बार क्या करते हैं, इस एंथैल्पी को इधर लिख देते हैं और प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इन रिएक्टेंट्स के साथ ऐसे यहाँ पे प्लस करके लिख देंगे तो वो तब भी वो एंडोथर्मिक ही रिएक्शन होगी। ठीक है, हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो है एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट होगी वो बताएगी कि एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी है वो कैसा होगा। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक, H2 प्लस हाफ O2 गैसियस फॉर्म में दोनों, और H2O भी गैसियस फॉर्म में है। तो इसकी जो एंथैल्पी चेंज है वो है -242 किलो कैलोरी। ठीक है, और अगर इसको H2 गैसियस, हाफ O2 गैसियस, और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है H2O, तो इसकी एंथैल्पी है डेल्टा एच इज इक्वल टू -286 किलो कैलोरी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड की ज्यादा है, गैसियस की कम है ना। तो इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं कि जो गैसियस है उसमें हीट ज्यादा है, हम उसको कूल कर रहे हैं, गैसियस गैसियस के मॉलिक्यूल को कूल करके कंडेंस करके हम उसको लिक्विड में बना रहे हैं। तो उसमें से हीट क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज करेंगे, कूल करेंगे तभी हीट क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। तो लिक्विड की एनर्जी एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब कार्बन जो है डायमंड की फॉर्म में है। ठीक है, उसकी एंथैल्पी है डेल्टा H1, और जो एमॉर्फस है उसकी है डेल्टा H2। तो देख रहे हो ना आप, है कार्बन ही, बट उनके जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, जिस फॉर्म में वो अवेलेबल होता है उस उनकी एंथैल्पी जो है डिफरेंट होंगी। ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स की एंथैल्पी क्या होगी, चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो एलोट्रोपिक फॉर्म पे भी डिपेंड करेगा। सॉल्यूशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी लेंगे हम, वो उस पर भी डिपेंड करेगी हमारी एंथैल्पी। ठीक है, कैसे, अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज होगी, है ना। उसी तरह से ज़्यादा एनर्जी एंथैल्पी एब्जॉर्ब हो सकती है। एनर्जी बोल लो, हीट बोल लो, एंथैल्पी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तब भी जो है एंथैल्पी भी चेंज होगी, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड हीट ले लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर कितना ले लेंगे, 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और एक्वस सॉल्यूशन कितना, कंसंट्रेशन ली एक्वस सॉल्यूशन की 1 मोलर। ठीक है, तो उस इन कंडीशन पे उस इंथैल्पी को बोलेंगे डेल्टा नॉट एच। क्या बोलेंगे, डेल्टा नॉट एच। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात जो है आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, नेचुरली अकरिंग स्टेट मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी।
क्या होगी, जीरो। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, ठीक है, उसको मान के चल रहे हैं कि जो नेचुरली अक्रिंग होंगे मॉलिक्यूल्स उनकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे कि Cl2 क्या है, नेचुरली अक्रिंग है, तो उसकी डेल्टा एच नॉट क्या होगा, जीरो। और वैसे ही O2 भी नेचुरली है, उसका भी जीरो। H2 भी नेचुरली अक्रिंग है, जीरो। ठीक है, ग्रेफाइट नेचुरली अक्रिंग है, बट वो जो उसका एमॉर्फस यानी कि डायमंड डायमंड फॉर्म है, वो उसको हम बना के करते हैं, तो वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी डेल्टा एच नॉट की, डायमंड की। ठीक है, ग्रेफाइट की जीरो है, क्यों, क्योंकि ये जो है नेचुरली अक्रिंग है। उसी तरह से सल्फर का ले रहे हैं हम, वो उसमें भी ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म है जो, उसकी डेल्टा एच नॉट वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म की, बाकियों की नहीं। उसी तरह से फॉस्फोरस P4, उसकी भी जीरो। Br2 ये भी नेचुरली अक्रिंग है, उसकी भी जीरो। ठीक है, तो ये था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये तो मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बता दिया एंथैल्पी का, और फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं ना। अब आपके सिलेबस में है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स constituent एलिमेंट्स इन देयर फ्री नेचुरल स्टेट। ठीक है, फ्री नेचुरल स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, वो जो कंपाउंड बनाएंगे, उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एग्जांपल ले लो, अगर मान लो ये H2 + O2 है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ O2 में। हम उसको O2 को डायरेक्ट नहीं लिख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमें फिर 2 ऑक्सीजन भी लगाना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लिखते हैं H2 + हाफ O2। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लगाते, यहाँ पे हाफ लगा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाता है, H2O गैसेस के फॉर्म में। ठीक है, अब इसकी जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालेंगे हम। ठीक है, कैसे, डेल्टा H इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या आएगी, H2O की, है ना, H2O की ही आएगी ना एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, माइनस, हम यहाँ पे ये जीरो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे हमने बोला कि दे आर फ्री नेचुरल स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेने हैं। ठीक है, तो H2 और O2 क्या है, फ्री नेचुरली अक्रिंग है, तो उनकी एंथैल्पी हमने पढ़ा कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो उसका जो डेल्टा H नॉट F होगा वो कितना आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ वाटर के, यानी कि कंपाउंड जो बना उसके एंथैल्पी के बराबर आ जाएगी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि जो एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, वो किसके बराबर होती है, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड के बराबर होती है। ये पूरा कंपाउंड बन गया ना, तो उस कंपाउंड के एंथैल्पी के बराबर होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इसीलिए बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड। जितनी एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड है उतनी एंथैल्पी क्या है, फॉर्मेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, H2 + Cl2 गैसेस फॉर्म में 2HCl। ठीक है, और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो है -44 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये किसके लिए है, 2 moles ऑफ HCl के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, -44 किलो कैलोरी। बट हमें क्या निकालनी है, 1 मोल के लिए। ठीक है, हमने डेफिनेशन में बोला भी कि 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड अमाउंट ऑफ हीट, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -222 किलो कैलोरी। और यहाँ से अगर हम इस तरह से भी, अगर ऐसे ना करना हो आपको, तो आप पूरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। कैसे, डेल्टा HR इज इक्वल टू HP माइनस HR। ठीक है, -44 हमें वैल्यू दी है, और HCl के मोल्स कितने हैं, 2H, इस H का मतलब है एंथैल्पी, और ये है HCl -0, क्यों, Cl2 और H2 क्या है, फ्री नेचुरली अक्रिंग स्टेट्स हैं, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एंथैल्पी ऑफ HCl किसके बराबर आ रही है, इस 2 को अगर इधर ले जाएं डिवाइड कर दें तो किसके बराबर आ रही है, -22, है ना। तो हमें क्या निकालना होता है हमेशा,
1 मोल की एंथैल्पी निकालनी होती है, ठीक है। 1 मोल याद रखना, यहाँ पे 2 मोल्स की दी है तो 1 मोल की निकालनी है तो उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां से एक कंसेप्ट, एक पॉइंट आपको नोट करना है कि क्या, जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी किसकी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, उतना ही स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। जितनी ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो रही है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निकालो इसकी एंथैल्पी निकालो, ठीक है। रिएक्शन दे दिया आपके पास, CH4 मिथेन गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन दिया है गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, और H2 बन रहा है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमें दे दी हुई है, मिथेन के लिए है -80 किलो जूल पर मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -400 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और H2O के लिए है -300, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR। HP प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है -400 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। हमारे पास जो ये 300 दिया है ये 1 मोल के लिए दिया है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 300 को माइनस माइनस साइन आ जाता है, और फिर रिएक्टेंट्स की लिख लेते हैं। रिएक्टेंट्स की है CH4 की -80, और ऑक्सीजन आपको पता है फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट है तो उसकी 0 आ जाएगी। इनको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -920 किलो जूल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और एंथैल्पी की बात कर लेते हैं हम, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन की, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज, एब्जॉर्ब की बात नहीं करेंगे, जब कंबस्ट होगा, बर्न होगा कुछ भी सब्सटेंस तो रिलीज ही होगी एनर्जी, ठीक है। तो जब अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंबस्टेड कंप्लीटली इन एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एक्सेस ऑफ एयर होना चाहिए उसमें, जब 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड कंबस्ट होगा, बर्न होगा, तो जो एनर्जी हीट रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, ठीक है। एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहाँ पे मिथेन लिया है हमने, और 2O2 एक्सेस ऑफ एयर ले ली है, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, और H2O में। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी है वो दी है -890 किलो जूल, ठीक है। सो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन होगी, ठीक है। जो वैल्यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए होगी वही वैल्यू क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन के लिए होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हीट जो है रिलीज हो रही है, ठीक है। और किसके लिए, 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दी है और वो 2 मोल्स की है, आपको किसकी निकालनी पड़ेगी, 1 मोल की, तो हम क्या करते हैं फिर, 1 मोल की निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन में एक आपका टॉपिक आता है कंसेप्ट कैलोरीफिक वैल्यू का, ठीक है। फूड की, फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं हम कि कौन किससे ज्यादा बेटर है, विच फ्यूल इज बेटर, ठीक है, इन सेंस ऑफ एनर्जी, मतलब किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्चन दिया है किसका, मिथेन का 900 किलो जूल माइनस में पर मोल दिया है। हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ ब्यूटेन का दिया है -3000 किलो जूल पर मोल। अब हम इसकी निकालते हैं ग्राम में, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये तो 1 मोल के लिए है ना, हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 मोल ऑफ, हमें इसमें बताना है कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि ब्यूटेन के 1 मोल के लिए कितनी है, -3000। अब इसका जो है मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास अगर कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम, ठीक है। 58 ग्राम ऑफ ब्यूटेन की किसके बराबर है, 3000 -3000 किलो जूल, और अगर 1 ग्राम है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 58 से, ठीक है।
सॉरी यहाँ पे 60 लिख दिया मैंने, 58 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी 50, 100 के 500 के आसपास, ठीक है। 1 ग्राम ब्यूटेन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हीट ऑफ कंबस्टन -500 के आसपास आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर मीथेन के लिए ले लें हम 900, तो मीथेन का जो मोलर मास है वो कितना है, 16 ग्राम, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दिया हमने 16 ग्राम में, और 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ करीब करीब -562 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि 1 ग्राम के लिए मीथेन की हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ज्यादा है एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, उसी को क्या बोलेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। हम मोल में नहीं लेंगे, 1 ग्राम में लेंगे। तो 1 ग्राम फ्यूल की अगर हीट ऑफ कंबस्टन और एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ज्यादा है तो मतलब उसकी कैलोरीफिक भी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हीट ऑफ कंबस्टन डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर दो और मोलर मास से आपके पास कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो जिसकी जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वही उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक है, वही फ्यूल बेटर है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।